हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपन एक नया चैप्टर। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या रहेगा अपना? सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका बच्चों अगर ओरिजिनल इसके नंबर ऑफ पेजेस देखे जाए ना एज पर द एक्ट, तो बैठते हैं बेटा लगभग 377। सर आपको कैसे पता? मैं बताता हूँ। अरे देखो, ये रहा एक्ट आपका। ठीक है। कौन सा एक्ट है ये? सेबी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रहा। ठीक है। चलो, कितने पेजेस हैं? कर्सर फॉलो करो ऊपर, 377। यानी कि बेटा आपके पूरे मॉड्यूल के अंदर पेजेस 550 के आसपास हैं। और अगर पूरा का पूरा देने लग जाए ना, तो आपके जो मॉड्यूल है वो 3-4 हज़ार पेजेस में जाए। जिस मॉड्यूल को पास करने में आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे। ठीक है। तो आपके कोर्स को इजी बनाने के लिए उन्होंने क्या करा है, इसको मात्र 8 पेजेस में समराइज़ किया है। यानी कि बच्चों आप ये समझ लो कि इस वाले इतने पेजेस को इसको कितने के अंदर किया है, 8 पेजेस के अंदर समराइज़ किया है। तो बहुत सारी चीज़ें काटी पीटी होंगी। हाँ, तो देखो बच्चों, अपने को चाणक्य नहीं बनना है, अपने को सिर्फ पास होना है। ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ी सी दिमाग के ऊपर जाए, लेकिन अपने को क्या करना है, सिर्फ 8 पेजेस कंप्लीट करने हैं। ठीक है। फिर भी मैं आउट ऑफ द वे जाकर तुमको बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा बेयर एक्ट में से, ताकि तुम लोगों के कॉन्सेप्ट तो कम से कम क्लियर हो जाएं। यस और नो? तो चलो इसी शुभ घड़ी में हम चालू करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम क्या है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018। अब समझो, ये जो है ये कब आया है भाई? 11 सितंबर 2018 को आया। ठीक है। और इफेक्टिव कब हुआ? 60th डे ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट है। यानी कि जब ये ऑफिशियल गैजेट में आया उससे 60 दिन के बाद ये इफेक्टिव हुआ। चलो ठीक है, बात करते हैं ये किस किस पर एप्लीकेबल होता है। मतलब हमारे अगर शर्मा जी हैं, शर्मा जी की एक कंपनी है, और वो शर्मा जी की कंपनी क्या करना चाहती है, पब्लिक इशू को लाना चाहती है, तो क्या उसको सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 को फॉलो करना पड़ेगा क्या? वो अपन देखेंगे बच्चों। ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। सेबी आईसीडीआर जो रेगुलेशंस है 2018, वो अप्लाई होता है किस पर? पब्लिक इशू पर, राइट इशू पर, 10 करोड़ और अबव, प्रेफरेंशियल इशू पर, और इशू ऑफ बोनस शेयर्स बाय अ लिस्टेड इशूअर। यानी कि अगर आपकी कंपनी क्या करती है, पब्लिक इशू करती है, राइट इशू करती है, प्रेफरेंशियल इशू करती है, या फिर इशू ऑफ बोनस शेयर्स या फिर लिस्टेड बोनस शेयर्स इशू करती है, कौन कर रहा है? लिस्टेड इशूअर। सर ये इशूअर का मतलब क्या है बच्चों? एरो करके लिखते जाना। इशूअर का मतलब होता है कंपनी। ठीक है। जो कंपनी क्या करना चाह रही है, शेयर्स इशू करना चाह रही है, उसको क्या कहते हैं हम? इशूअर। चलिए ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बाय अ लिस्टेड इशूअर्स एंड द इशू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, आईपीओ बाय एसएमई एंड लिस्टिंग विदाउट एनी पब्लिक इशू। यानी कि ये सारे जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आपको सेबी आईसीडीआर 2018 फॉलो करना पड़ेगा। यस और नो? यस। चलो, ये बात करता है आपके कि कितने चैप्टर्स के अंदर डिवाइड हुआ है। तो बच्चों 12 चैप्टर्स हैं और 20 स्केड्यूल्स हैं। सिंपल एज दैट, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये ओएमआर में आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन आने के भरपूर चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। ठीक है। बात रही टेबल की, टेबल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रीड ओनली करना है। क्या करना है बच्चों? रीड ओनली। अब देखो आपका मॉड्यूल खुद बोलता है द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, यानी कि नीचे जो है वो क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। यस और नो? यस। तो आ जाओ अपन बात करते हैं सबसे पहले जनरल कंडीशंस फॉर द पब्लिक इशू एंड राइट इशू। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पब्लिक इशू क्या होता है। पब्लिक इशू में क्या होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, अपनी इक्विटी शेयर्स या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ को इशू करते हो, वो किसके अंदर आता है बच्चों? पब्लिक इशू के अंदर आता है। अच्छा, राइट इशू किसे कहते हैं? राइट इशू उसे कहते हैं जब आप कोई सिक्योरिटीज़ या अपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आप एक प्रिविलेज देते हो कि सर क्योंकि आप हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, हम आपको ये राइट देते हैं कि आप क्या करो, हमारे शेयर्स ले लो। आप अगर मना करते हो तो हम दूसरों को देंगे। ठीक है। यानी सबसे पहला राइट किसको मिलता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो ये भाई दोनों चीज़ें हैं।
अगर आपको ये दोनों चीज़ें करनी है, आपको नीचे की कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। सिंपल। चलो देख लेते हैं। अन इश्यूअर, इश्यूअर मतलब क्या बोला मैंने, रिपीट करते जाएंगे, कंपनी। ठीक है, तो इश्यूअर कैन नॉट मेक एन पब्लिक इशू और राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। यानी कि इश्यूअर जो है वो पब्लिक इशू फाइल नहीं कर सकता, राइट इशू नहीं ला सकता। किसका? जैसा कि मैंने आपको बताया, इक्विटी शेयर्स का एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का। एक नया टर्म आया है सर, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। यस और नो? इसको भी समझ लो। कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वो होती हैं जो स्टार्टिंग में तो किसी तरह की डेट इंस्ट्रूमेंट्स या फिर किसी तरह की सिक्योरिटीज रहती है, जो बाद में जिसका ऑप्शन रहता है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उनको क्या कहते हैं? कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। कन्वर्टेबल मतलब ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। ये लो, ठीक है। तो अगर आप ये सारी कंडीशंस फॉलो नहीं करते हो तो आप नहीं कर सकते पब्लिक इशू और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर सकते। चलो, सबसे पहला, इफ द इशूअर यानी कि कंपनी, बच्चों बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इशूअर मतलब कंपनी, या फिर उस कंपनी के प्रमोटर, प्रमोटर का कोई ग्रुप, या फिर उस कंपनी के डायरेक्टर, या फिर सेलिंग शेयर होल्डर्स, जो क्या कर रखे हैं बच्चों, हाईलाइट करेंगे, डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट बाय सेबी। अब समझ लो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपका कोई आपकी कंपनी के प्रमोटर, प्रमोटर का ग्रुप, डायरेक्टर, या फिर सेलिंग जो कर रहे हैं शेयर होल्डर्स, ये लोग क्या हैं, इन लोगों ने ऐसे गलत काम किए हैं जिसके कारण सेबी ने इनको कैपिटल मार्केट में डील करने से मना कर रखा है, यानी कि डीबार कर रखा है। इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं इन लोगों ने कि सेबी क्या बोलता है, बोले भैया और अच्छे काम मत करो, आप क्या करो, कैपिटल मार्केट एक्सेस ही मत करो। नेक्स्ट आता है आपका, क्या बोलता है, इफ एनी ऑफ द प्रमोटर, डायरेक्टर ऑफ द इशूअर वॉज और ऑल्सो इज द promoter director of any other company which is debarred from accessing the capital market under the order or direction made by SEBI। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वापस से आ जाओ। हमारी एक कंपनी है, दिख रही है कंपनी कितनी प्यारी चौकोर सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और दूसरी कंपनी है। अब समझो, इस कंपनी के अंदर के जो प्रमोटर हैं या इस कंपनी के अंदर के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, वही प्रमोटर और डायरेक्टर क्या हैं, इस कंपनी के भी या तो प्रमोटर रह चुके हैं या प्रमोटर हैं, या डायरेक्टर रह चुके हैं या डायरेक्टर हैं, और इस कंपनी को सेबी ने डीबार कर रखा है। तो क्योंकि ये कंपनी तो सेबी के अंदर मतलब कैपिटल मार्केट के अंदर एक्सेस कर ही नहीं सकती, क्योंकि यही लोग यहाँ पर हैं या हुआ करते थे, ये वाली कंपनी भी कैपिटल मार्केट का एक्सेस नहीं कर सकती। सिंपल, यस और नो? सर क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों नहीं कर सकते ये लोग? अरे क्योंकि बच्चों ये समझो ना, क्योंकि ये लोग क्या हैं, वही लोग हैं जो यहाँ पर हैं, मतलब यही लोग हैं जो यहाँ पर हैं, तो इन लोगों का कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे भी हो रही होगी, इसलिए यहाँ पर भी इनका मना है, ठीक है। ये वाली कंपनी भी क्या नहीं कर सकती, कैपिटल मार्केट में डील नहीं कर सकती। चलिए ठीक है। सी वाला पॉइंट, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो है अनलेस, यानी कि अगर आप इस वर्ड को हटा दोगे तो पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल जाएगा। क्या लिखता है इसके अंदर, अनलेस द एप्लीकेशन इज मेड टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, यानी कि जब तक आप नहीं करते हो एप्लीकेशन तब तक आप इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे, यस और नो? यानी कि हमारी एलिजिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि वो जब तक एप्लीकेशन नहीं फाइल करता है। जैसे ही एप्लीकेशन फाइल करा, ही इज एलिजिबल टू इशू द इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। एम आई कम्युनिकेटिंग? चलो, एक नया टर्म आया है सर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सर ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? आ जाओ बच्चों, अपने एक्ट पे आ जाने का वक्त आ गया है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है ना, डेफिनेशन 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 इसके अंदर ये देखो बच्चों, कहाँ गया रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर नहीं दे रखा है। चलो छोड़ो, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है।
रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज देखो अपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर 23 हैं, है ना। ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लेते हैं, ठीक है, कि वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या कर सकें, डीलिंग कर सकें, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अपन ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी ये पढ़ा है, ठीक है। चलो, तो अगर आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हो एक या एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के लिए फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ऑन सच स्टॉक एक्सचेंज एंड हैज़ चूजन वन ऑफ देम एज द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि क्या कर रहे हो, पहली कंडीशन क्या है, या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो एप्लीकेशन करनी है सबसे पहली बात, यानी उसमें से कम एक तो हमको अप्रूवल दे दे, यस। और उसके अंदर अगर एक या एक से ज़्यादा हैं तो उसके अंदर अपन एक को क्या चुने उनमें से, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज मतलब जहाँ पे हमारा मेन ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज़ का रहेगा, यस और नो, यस। हाउएवर इन केस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर the issuer should make an application for listing of the equity shares and convertible securities of at least one recognized stock exchange having the nationwide trading terminals। कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों, आपको थ्योरी इजीली समझ में आएगी। हमारी जो ये कंपनी है, वापस से देखो ये कंपनी आ गई हमारी प्यारी सी, अगर ये अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या करना चाहती है बच्चों, लिस्ट करना चाहती है, क्योंकि क्या बनना चाहती है, एक लिस्टेड कंपनी बनना चाहती है, तो ये क्या करना चाहती है, अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट। अब इतने सारे स्टेक होल्डर्स, इतने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, तो किसके अंदर लिस्ट करें, तो डेफिनेटली इसको कहीं पे एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी, बोलो हाँ कि ना, हाँ। तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर आप इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आ रहे हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब ऐसा मत बोलना कि सर अब हमको इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब नहीं पता। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब जब कंपनी का इनकॉर्पोरेट हुई है और वो अपनी पहली बार सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाना चाहती है, तो क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो उस केस के अंदर उसको एटलीस्ट एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, ताकि वो अपनी सिक्योरिटीज़ लिस्ट करवा सके। यस और नो बच्चों, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलो थोड़ी सफाई कर देते हैं, देखो स्वच्छ भारत अभियान है। नेक्स्ट पॉइंट, डी पॉइंट, इफ एनी ऑफ द प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स इज अ फ्यूजिटिव ऑफेंडर, the restrictions A and B shall not apply to the persons who are debarred in the past and the period is over on the date of filing of the prospectus। यानी कि डी पॉइंट कहता है कि अगर कोई डायरेक्टर या प्रमोटर क्या है, फ्यूजिटिव ऑफेंडर, यानी कि बार बार ऑफेंस करता रहता है, तो फिर इसको भी क्या करेंगे, अपन अलाउ नहीं करेंगे। यस और नो। चलो अब ये क्या कहता है, ए और बी, कौन सा ए और बी, अरे ये जो हमने क्या पढ़ा था, इशूअर, उसका प्रमोटर, उसका डायरेक्टर, यस और नो। तो ये ए और बी वाले पॉइंट वाले जो हैं, ये लोग डी बार नहीं होंगे अगर उनका क्या हो चुका है, डी बार खत्म हो चुका है। कौन सी डेट पे, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। यानी कि अगर ये लोग प्रोस्पेक्टस फाइल करते वक्त डी बार नहीं है तो ये डी बार नहीं होंगे, सिंपल सी बात। चलो ई पॉइंट, अनलेस इट हैज़ एंटर्ड इनटू an agreement with the depository or dematerialization of equity shares and convertible securities already issued or proposed to be issued। यानी कि क्या बोल रहा है, आपकी जो सिक्योरिटीज जो आप इशू करना चाह रहे हो ना, जिसको आप लिस्ट करना चाह रहे हो, कैसी होनी चाहिए बच्चों, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अरे दो तरह की फॉर्म होती है, सबसे पहला फिजिकल फॉर्म, जो पुराने ज़माने के शेयर सर्टिफिकेट आते थे अपने बाप दादा ज़माने के, यस और नो। लेकिन आज के ज़माने में कैसा होता है, हमारे यहाँ पे कैसा रहता है, जैसे एटीएम में हमारे पैसे हैं, वैसे ही हमारा एक डीमैट अकाउंट होता है, उसके अंदर हमारे सारे के सारे क्या रहते हैं, शेयर्स रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसको प्यार से क्या कहते हैं, डीमटेरियलाइजेशन। और अगर और प्यार से बात करनी है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, डीमैट। ठीक है, सॉरी फॉर माई राइटिंग। चलो डीमैट, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट के अंदर आना पड़ेगा। कब तक, जब तक आप नहीं आते हो एग्रीमेंट में, आप इनएलिजिबल हो। जैसे ही आप एग्रीमेंट कर लेते हो डीमटेरियलाइजेशन के लिए, आप क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो, सिंपल सी बात है। चलो एफ पॉइंट, अनलेस all the existing partly paid up shares of the issuer have either been fully paid up or forfeited। कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, हमारी वापस से एक कंपनी है प्यारी सी,
अब हमारी प्यारी सी कंपनी की क्या है, ऑलरेडी क्या है, पार्टली पेड अप शेयर्स बचे हुए हैं। पार्टली पेड अप शेयर समझते हो, मतलब 10 रुपये का अगर एक शेयर है और ओनली शेयर होल्डर ने 3 रुपये दे रखे हैं, यानी अभी भी कंपनी को 7 रुपये मिलना बाकी हैं। यस और नो, ये हो गए आपके पार्टली पेड अप शेयर्स। और तो फिर देखो इस केस के अंदर क्या है, अब कंपनी बोलती है कि यार हमको पैसा चाहिए, और इसीलिए तो वो नया क्या ले रही है, पब्लिक इशू ला रही है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, बोले अरे आपके पास अगर ऑलरेडी पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो उनको फुल्ली पेड अप करो ना, मतलब बाकी जितना पैसा मांगना बनता है अपने शेयर होल्डर से उतना पैसा मांगो। यस और नो, अगर आपका फुल्ली पेड अप शेयर हो चुका है, आपको और पैसा लेना नहीं बनता है और फिर आपको और पैसा चाहिए, तब आप नया इशू ला सकते हो, अदरवाइज नहीं ला सकते। अब एक कंडीशन ऐसी भी अराइज हो सकती है जहां पर कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा मांग रही है लेकिन शेयर होल्डर नालायक दे ही नहीं रहा है, तो फिर उस केस के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, फॉरफिट। यानी आप क्या कर लो, उसके शेयर्स फॉरफिट कर लो। फॉरफिट मतलब क्या होता है, जब्त करना, यानी कि गया उसके शेयर्स। ठीक है, सपोज हमारे मिस्टर शर्मा जी हैं, मिस्टर शर्मा जी ने 10 रुपये का शेयर था, 5 रुपये दे रखे थे, अब कंपनी उनसे पैसा मांग रही है, वो दे ही नहीं रहे। ऐसे करते करते कितना टाइम हो गया, 12 महीने हो गए। तो फिर क्या हो जाएगा, वो कंपनी इसके शेयर्स फॉरफिट कर लेगी, तब आप क्या कर सकते हो, नया शेयर्स इशू ला सकते हो। चलिए एफ पॉइंट हो गया। जी पॉइंट, अनलेस फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरिएबल मीन्स टूवर्ड्स 75% of the stated means of finance excluding the amount to be raised through the proposed public issue or right issue or through the existing identifiable internal accruals have been made। मैं कहता हूं सबसे ज़्यादा ट्रिकी पॉइंट है ये, अब समझ लो ध्यान से वरना ऊपर से जाएगा। इसके अंदर गलती होने की भी एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा है। ठीक है, अब समझो क्या कहता है, कंपनी का सपोज एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए कंपनी के प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2300 करोड़। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं। अब क्या बोलती है कंपनी, बोले हम ना 2300 करोड़ का पब्लिक इशू लेकर आएंगे। तो पब्लिक क्या बोलती है, यार अगर सारा का सारा पैसा तुम हमसे ले लोगे तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे रहेगी, हमारे ऊपर। यानी अगर पैसा डूबेगा तो किसका डूबेगा, हमारे ऊपर, हमारा पैसा डूबेगा। यस और नो। तो लोग क्या बोलते हैं, बोले काम करो ना, 300 करोड़ ना कंपनी खुद लगाए, सिंपल सी बात है। तो कंपनी बोलती है हाँ चलो माना, 300 करोड़ हम खुद लगाएंगे और 2000 करोड़ किससे लेंगे, पब्लिक से लेंगे। इसके अंदर अब कंपनी की भी कुछ लाइबिलिटी आ गई है बच्चों, यस और नो। तो मैं कह रहा हूं कि ये 300 करोड़ है ना, इसका 75% का फाइनेंस का इंतजाम आपका तगड़ा होना चाहिए। यानी कि अभी पैसा मांगा तो अभी के अभी पैसा दे देंगे, यस और नो। 300 करोड़ का 75% निकाल लो, जितना वो आएगा उसका आपके पास क्या होना चाहिए, फर्म अरेंजमेंट होना चाहिए फाइनेंस का। यानी कि अभी पैसा मांगा अभी पैसा देने को तैयार है, मतलब लिक्विडिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। यस और नो, यस, ये कंडीशन है आपकी। अगर ये कंडीशन नहीं है, मतलब अगर ये कंडीशन को आप फॉलो नहीं करते हो, आप इनएलिजिबल हो। ये देखो लिखा हुआ है अनलेस, यस और नो। आई होप अनलेस का आप मीनिंग समझ पा रहे हो। यानी जब तक आपके पास आपके पोर्शन का, ठीक है, आपके पोर्शन का जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसका कम से कम कितना, 75% का अगर आपके पास फर्म अरेंजमेंट नहीं है, आप इनएलिजिबल हो, आप नहीं कर सकते इशू। लेकिन अगर है आप कर सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका पॉइंट। एच पॉइंट क्या कहता है, प्रमोटर्स होल्डिंग इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आपके पास इशू करने से पहले प्रमोटर के पास कोई भी होल्डिंग है, यानी कोई भी शेयर्स हैं, वो कैसे होने चाहिए बच्चों, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, अच्छा ये ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है सर, नया टर्म आया है, यस और नो। ऑलमोस्ट हर एक टर्म को मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ बच्चों, तो इसके भी हम देख लेते हैं कि क्या है ये डीमटेरियलाइज्ड। क्या देखना था अपने को, ऑफर डॉक्यूमेंट है ना। आ जाओ ऑफर डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं, क्या ये दे रखा है अपने अंदर। आइए आइए आइए, PO, और ये रहा अपना ऑफर डॉक्यूमेंट, मिल गया। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, अरे प्रोस्पेक्टस का नाम सुना है कभी, सुना ही होगा इंटर के अंदर। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का नाम सुना है, वो भी सुना होगा, आई एम प्रीटी श्योर। एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये 3 तरह के जो प्रोस्पेक्टस होते हैं ना, यही ऑफर डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, यही ऑफर डॉक्यूमेंट कहलाते हैं।
अरे कुछ नहीं है, जैसे ही ऑफर डॉक्यूमेंट आया हम क्या समझेंगे, या तो ये प्रोस्पेक्टस है, या ये रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है, या फिर ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, कैसे, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। मैं और बता दूं आपको, ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है सेक्शन 31, ये जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है सेक्शन 32, और ये जो प्रोस्पेक्टस है सेक्शन 23 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑफर डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। को किसके केस में, पब्लिक इशू के केस में। यस और नो, पब्लिक इशू मतलब हम अपनी सिक्योरिटीज दे रहे हैं, सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं। यस, एंड लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इशू, जो मैंने आपको राइट इशू बताया ना, अगर कंपनी राइट इशू ऑफर कर रही है तो उसके केस के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट दिया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, लेटर ऑफ ऑफर। याद रखना, अपने इसके अंदर आएगा आगे। ठीक है, ऑफर डॉक्यूमेंट क्लियर, यस और नो। चलो, आई पॉइंट, amount for general corporate purpose as mentioned in the object of the issue in the draft offer document। आ गया वापस से, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो अपन ऊपर पढ़ के आए हैं, shall not exceed 25% of the amount raised by the issuer। अब समझो क्या कहना चाह रहा है आई वाला पॉइंट। अगर सपोज आप 2000 करोड़ का क्या ले रहे हो, इशू कर रहे हो, सिंपल सी बात है, आपने इसको स्पेसिफाई कर रखा होगा कि हम 1800 करोड़ इसमें देंगे, हम 100 करोड़ इसमें देंगे, हम 50 करोड़ इसमें लगाएंगे और बाकी का 50 करोड़ किसी और में लगेगा। मतलब कि वो डिफाइंड नहीं है बाकी का 50 करोड़। तो वो क्या कह रहा है कि आपका वो जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज है ना, वो 25% जितना आप रेस कर रहे हो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज क्या होता है? जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज मतलब कि आप अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा करते हो वो किस में आता है बच्चों, जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में। ठीक है, आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देते हो, ऑडिटर की फीस देते हो, बिजली का बिल देते हो, ये सब क्या है, आपके प्रोजेक्ट को मेंटेन करने के लिए खर्चे हैं, यस और नो। ये 25% ऑफ द अमाउंट रेज्ड बाय द इशूअर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट सेकेंड, एटलीस्ट 1 ईयर होल्डिंग ऑफ इक्विटी शेयर बाय द सेलर्स। यानी कि आपको अगर किसी ने क्या करा है, सेल किए सिक्योरिटीज़, तो आपके पास कितनी टाइम तक होल्ड रहना चाहिए उसका, 1 साल तक तो रहना ही चाहिए। अ पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज इफ द इशूअर और एनी ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर इज अ विलफुल डिफॉल्टर। यानी कि आप क्या कर रहे हो, इक्विटी सिक्योरिटीज़ का नहीं कर सकते अगर आपका क्या है बच्चों, विलफुल डिफॉल्टर है आपके कौन से, प्रमोटर और डायरेक्टर्स। ठीक है, ये पॉइंट्स थे आपके कौन से, जनरल कंडीशंस के। फुर्ती से एक बार रिवाइज कर लें हिट पॉइंट्स में। सबसे पहला, अगर इशूअर, प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप या डायरेक्टर क्या हैं, डीबार्ड हैं, सबसे पहला। सेकंड, अगर वही लोग दूसरी कंपनी के अंदर प्रमोटर डायरेक्टर हैं और वो वाली कंपनी डीबार है तो हमारी कंपनी भी नहीं कर सकती, यस और नो। सी पॉइंट, अनलेस हम एप्लीकेशन फाइल ना कर दें रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिसमें से एक को हमको क्या चलना है, इस डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, यस और नो। डी वाला पॉइंट, फ्यूजिटिव ऑफेंडर हैं तो उस केस में नहीं कर सकते। ई वाला पॉइंट, अगर आपका क्या है, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में नहीं है, आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते। सिक्स्थ पॉइंट, आपका अगर क्या है, पार्टली पेड अप शेयर्स हैं जो कि फुल्ली पेड अप नहीं हुए हैं या फिर आपने फॉरफिट उसको नहीं किया है। आपका कौन सा है, सेवेंथ पॉइंट, 75% का फर्म अरेंजमेंट, याद आ जाना चाहिए। ठीक है, एट्थ पॉइंट, प्रमोटर्स होल्डिंग इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, मतलब पहले के जो शेयर्स हैं वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होने चाहिए। नाइन्थ पॉइंट, 25% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का एक्सपेंडिचर। एंड 10th पॉइंट, 1 साल की कम से कम होल्डिंग होनी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, जो इक्विटी शेयर होल्डर का आप पब्लिक इशू कर रहे हो उस केस के अंदर अगर आपके प्रमोटर या डायरेक्टर क्या हैं, विलफुल डिफॉल्टर हैं, आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भैया अपना क्या हो गया, जनरल कंडीशंस पूरी हो गई हैं। चलो नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर एंड अदर इंटरमीडियरीज। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं भाई, इतना बड़ी कंपनी है जो कि लिस्टेड कंपनी है, जो पब्लिक को क्या देना चाहती है, सिक्योरिटीज देना चाहती है। कोई छोटा मोटा काम है क्या, नहीं, छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। उसके लिए हमको बहुत बड़े बड़े लोग चाहिए जिनमें वाइड एक्सपीरियंस हो, यस।
तो हम देखो यही बोल रहे हैं इसके अंदर कि इशूअर मतलब कौन, कंपनी, वो अपॉइंट करेगा एक या एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर्स। ये मर्चेंट बैंकर आपके नया नया टर्म आया है, देखते हैं इसकी हमारी डेफिनेशन हमारे पास मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आई हाईली डाउट कि इसकी मर्चेंट बैंकर की आपको डेफिनेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। लीड मैनेजर नहीं है, ठीक है। इसको अपन वैसे समझ लेते हैं कि क्या होता है हमारे मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर जो होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो आपके पूरे जो भी इशू होता है उसको क्या करता है, मैनेज करता है। ये सर कौन हो सकता है, हम लोग, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस, ये सब जो अपने सिक्योरिटी मार्केट के अंदर जिनका अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ये लोग मर्चेंट बैंकर्स की पोस्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलो, तो मतलब अगर आप एक या एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करते हो, उसके अंदर भी आप एक क्या कर दो, लीड मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर दो, मतलब उनका भी हेड, यस और नो। सपोज अपन 5 मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करते हैं, उसके ऊपर भी उनका एक हेड बना दिया, ठीक है, जिसका क्या नाम रखेंगे भाई हम, लीड मर्चेंट बैंकर। चलो ठीक है। अब ईश्वर, अब आपको क्या लगता है मात्र 5 मर्चेंट बैंकर और उसके ऊपर एक बैठा लीड मर्चेंट बैंकर सारा का सारा इशू प्रोसेस संभाल लेंगे क्या? नहीं, हमको और भी बहुत सारे लोग चाहिए बच्चों। अगर आपको याद है, हमने पिछले चैप्टर के अंदर इंटरमीडियरीज के बारे में पढ़ा था, यस और नो। अरे वो अंडरराइटर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एजेंट, यस और नो, ये सारे भी सारे हम अपॉइंट करते हैं। अच्छा, कैसे अपॉइंट करेंगे? इन कंसल्टेशन विद द लीड मर्चेंट बैंकर। अरे बॉस कौन है इसका? लीड मर्चेंट बैंकर, यानी कि वो डिसाइड करेगा कि भैया इंटरमीडियरी कौन होएगा, ठीक है। द इश्यूअर शुड इन कंसल्टेशन विद द लीड मर्चेंट बैंकर अपॉइंट ओनली दोज इंटरमीडियरीज विच आर रजिस्टर्ड विद द सेबी। अरे हमको तो ऑलरेडी पता है ये। अरे इंटरमीडियरीज तो वही होते हैं जिनके पास क्या है, सेबी के पास रजिस्टर्ड हैं और जिनके पास सर्टिफिकेट है, यस और नो। सेक्शन 7, मैं तो सेक्शन भी बता सकता हूँ बच्चों, पीछा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। चलो, वेयर द इशू इज मैनेज्ड बाय मोर देन 1 मर्चेंट बैंकर। क्या बोलता है ये? अगर एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर है आपके यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है कि उनकी ड्यूटीज़, उनके फंक्शंस, उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके ऑब्लिगेशंस सब क्या होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होने चाहिए। और ये कहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए? ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। ऑफर डॉक्यूमेंट क्या, जैसे ही ऑफर डॉक्यूमेंट सुने हमारे दिमाग में कौन सी घंटी बजनी चाहिए कि ये क्या है, प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस या फिर शेल्फ प्रोस्पेक्टस एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, यस और नो? यस। चलो, तो ये प्री डिटरमाइंड होनी चाहिए सारी इनकी कंडीशंस और डिस्क्लोज होनी चाहिए ऑफर डॉक्यूमेंट। बच्चों ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल सी बात। इसको रिवाइज करें तो एक या एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर रहेंगे, उसमें से एक लीड मर्चेंट बैंकर रहेगा। हाँ, वो जो इशूअर है वो इंटरमीडियरीज को अपॉइंट करेगा, किसकी कंसल्टेशन के साथ? लीड मर्चेंट बैंकर के साथ। और इंटरमीडियरीज कौन होंगे? जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड होंगे, यस। अगर एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर हैं तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस और उनकी पावर फंक्शंस क्या होंगी? प्री डिटरमाइंड होंगी और ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्क्लोज रहेंगी। खत्म, वेरी सिंपल। बात कर लेते हैं कंडीशंस फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसके अंदर लिख लेना रेगुलेशन कौन सा है बच्चों, ये 6 है ये, ठीक है। चलो, मैं बोलता हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर 5 स्टार लगा लेना। अगर इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन नहीं आया तो फिर क्या आया, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। चलो, बात कर लेते हैं अपन कि अगर कोई पर्सन क्या करना चाह रहा है बच्चों, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना चाह रहा है, मतलब ध्यान से समझना, ये ओनली आईपीओ के लिए है, एफपीओ के लिए नहीं है। तो अगर कोई इशूअर यानी कि हमारी कंपनी अगर कोई क्या लेना चाहती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना चाहती है, किस चीज़ का? इक्विटी शेयर्स का। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब ही क्या होता है, हम ऑफर किसका लाना चाह रहे हैं, इक्विटी शेयर का या फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का, ठीक है, यानी कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़। चलो ठीक है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है आपका ऑफर फॉर सेल और ये सब चीज़ें। चलो, कब ला सकते हो वो बता रहे हैं आपको। मतलब अगर कोई सपोज़ हमारे पास मिस्टर शर्मा जी आते हैं और बोलते हैं कि यार हमारी एक कंपनी है और हमारी कंपनी ना आईपीओ लाना चाहती है, यार कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिससे हम आईपीओ ला सकते हैं उनको फुलफ़िल करके, तो आपका जवाब क्या रहेगा, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला, द इशूअर हैज़ द नेट टेंजिबल एसेट ऑफ एट लीस्ट
3 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर। अब समझ लो, थोड़ा सा ट्रिकी जाएंगे पॉइंट। ये क्या बोलता है, बोले आप जब कर रहे हो अपना इशू ला रहे हो, उससे जस्ट पीछे के इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के अंदर आपका हर एक साल के अंदर नेट टेंजिबल एसेट्स जो हैं वो एटलीस्ट 3 करोड़ रहने चाहिए। यानी कि अगर आप 2020 के अंदर ला रहे हो तो 2019, 2018 और 2017 हर एक में कम से कम नेट टेंजिबल एसेट्स आपके 3 करोड़ तो होने चाहिए। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, 3 करोड़ होने चाहिए मान लिया। और ये जो हर एक साल है ना, ये 12 महीने का रहेगा। अच्छा हुआ इसने बता दिया, वरना मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ठीक है, अच्छा हुआ इसने बता दिया कि 12 महीने का एक साल होता है। चलो ठीक है, एक कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि आपका ये नेट टेंजिबल एसेट्स में से 50% से ज़्यादा मॉनेटरी एसेट्स में नहीं रहना चाहिए। मॉनेटरी एसेट मतलब लिक्विड एसेट्स, कैश में नहीं रहना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आपका पैसा इन्वेस्टेड और फंसा हुआ रहना चाहिए। यस और नो? समझ में आ रही बात? चलो, सबसे पहली कंडीशन, भाई जब भी आप कर रहे हो अपना इशू ला रहे हो, उससे इमीडिएटली मतलब प्रीसीडिंग 3 ईयर्स के अंदर आपका नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ रहना चाहिए एटलीस्ट, जिसका नॉट मोर देन 50% मॉनेटरी एसेट्स में नहीं रहना चाहिए। चलो ठीक है, अगर आपका 50% से ज़्यादा मॉनेटरी टर्म्स में या मॉनेटरी एसेट्स के अंदर है, तो वो जो 50% के एक्स्ट्रा वाला है ना, सपोज 3 करोड़ है, 3 करोड़ में से आपका 2 करोड़ क्या है मॉनेटरी एसेट्स में, तो एक्सेस कितना हो गया? अरे 50 लाख। अरे बोलो हाँ कि ना? कोई रॉकेट साइंस है क्या? नहीं, 50 लाख है आपका एक्स्ट्रा। उस 50 लाख को आप कहाँ ठिकाने लगाओगे, उसका आप पहले ही क्या बताना पड़ेगा आपको? फर्म कमिटमेंट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। यानी कि वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं, यानी कि अगर आपका 50% से ज़्यादा के मॉनेटरी एसेट्स हैं, तो जो एक्सेस मॉनेटरी एसेट है ना, उसको आप कहाँ पर अपने बिजनेस में या प्रोजेक्ट में लगाओगे, उसका आप पहले से ही कमिटमेंट कर दो, या पहले से ही आप डॉक्यूमेंट दे दो कि हम कहाँ पे लगाने वाले हैं। यस और नो? फर्स्ट पॉइंट क्लियर? एक बार समझ लें, वापस से रिवाइज कर लें। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि आपके इमीडिएटली 3 ईयर्स के अंदर नेट टेंजिबल एसेट्स कम से कम ईच ईयर का 3 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, जिसमें से नॉट मोर देन 50% आपका क्या नहीं होना चाहिए? मॉनेटरी एसेट्स नहीं होनी चाहिए। अगर है तो एक्सेस मॉनेटरी एसेट को आप कहाँ पे एम्प्लॉय करोगे? ठीक है, कहाँ पे यूटिलाइज करोगे, उसका आप फर्म कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? आपका मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बच्चों याद कर लेना इसको, मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि अब मैं तुमको ये बताऊंगा, क्योंकि बहुत इजी टर्म है ये। ठीक है, अरे प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उसका क्या करेंगे हम? एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, वो कितना होना चाहिए बच्चों? 15 करोड़ होना चाहिए। कैलकुलेटेड ऑन द रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस ड्यूरिंग द 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर्स आउट ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। यानी कि आप जिस ईयर के अंदर प्रपोज कर रहे हो अपना आईपीओ लाने का, यस और नो, उसके पीछे के 5 सालों में से किन्हीं भी 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर्स में से आपका मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 15 करोड़। आई होप इट्स क्लियर। ये थोड़ा सा इजी पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, issuer company has a net worth of at least 1 करोड़ in each of the preceding 3 full years। देखो वापस से बताया इसने कि 12 महीने का एक साल होता है भैया। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है ये? बोले भाई आपके पीछे के 3 पूरे साल के अंदर है ना, आपका कितना होना चाहिए? नेट वर्थ 1 करोड़ रुपए होना चाहिए हर एक साल के अंदर। ठीक है, इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स। यानी कि अगर 2020 में लेकर आ रहे हो तो 2019, 2018 और 2017 इन तीनों के अंदर आपका एटलीस्ट 1 करोड़ का नेट वर्थ होना चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। चलिए फोर्थ पॉइंट, इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम बाय द इश्योर कंपनी, यानी कि हमारी कंपनी ने क्या कर लिया है? नाम चेंज कर लिया है, यानी रिलायंस से अब चुलबुल कंपनी हो गई है हमारी। ठीक है, सो
इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम बाय द इशूअर कंपनी विद इन द लास्ट 1 ईयर, यानी कि आज अगर हम आईपीओ लाना चाह रहे हैं 2020 के अंदर, और आज से जस्ट 1 साल पहले के उस टाइम गैप के अंदर अगर हमने अपना नाम चेंज किया है, तो एटलीस्ट 50% पैसा हमने नए नाम से कमाया होगा, इतना होना चाहिए। यस और नो? एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द प्रीसीडिंग 1 ईयर शुड हैव बीन अर्नड बाय द नेम ऑफ द एक्टिविटी बाय द न्यू नेम। बात में समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब आज हम आईपीओ ला रहे हैं, अगर हमने 8 महीने पहले सपोज क्या करा, चेंज किया, तो फिर हमने पीछे के 1 साल के अंदर जितनी भी अर्निंग करी उसका 50% निकालो। उस 50% कम से कम हमको नए नाम से अर्निंग होनी चाहिए। यस और नो? यस। इसका मेन प्रैक्टिकलिटी क्या है कि लोग हमें नए नाम से भी जानते हैं, तभी तो अर्निंग हुई है। यस और नो? तो 4 कंडीशन फुर्ती से बता देते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्या है आपका? सबसे पहला है नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ होना चाहिए हर एक साल में पिछले 3 इमीडिएटली ईयर्स के अंदर, जिसमें से 50% से ज़्यादा मॉनेटरी एसेट्स में नहीं रहना चाहिए, और अगर मॉनेटरी एसेट्स में 50% से ज़्यादा है तो फिर एक्सेस वाले अमाउंट को आप ठिकाने लगाने का फर्म कमिटमेंट दे दो। सेकंड पॉइंट, आपका मिनिमम एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 15 करोड़ पीछे के 5 सालों में से किन्हीं भी 3 प्रॉफिटेबल ईयर्स के अंदर। थर्ड पॉइंट, आपका पीछे के 3 सालों के अंदर, एवरी 3 सालों के अंदर आपके क्या रहने चाहिए? 1 करोड़ का नेटवर्थ रहना चाहिए। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट, आपने अगर अपना नाम चेंज किया है तो पीछे के 1 साल की अर्निंग का 50% कम से कम नए नाम से आना चाहिए। ठीक है, चलो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं अपन, एनी इश्यूअर नॉट सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द कंडीशंस स्टिपुलेटेड अबव। यानी कि क्या बोल रहा है? बोले अगर कोई पर्सन ऊपर की 4 कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है तो क्या वो शेयर्स, क्या वो आईपीओ नहीं ला सकता है क्या? वो बेचारा, वो अभागा, वो आईपीओ नहीं ला सकता है क्या? नहीं, वो ला सकता है, लेकिन उसके लिए अलग से हमने क्या कर रखे हैं? उसके लिए अलग से जुगाड़ कर रखा है, टेंशन नहीं। तो सबसे पहले अगर आपको आईपीओ करना है, ये 4 कंडीशन फॉलो करो। अगर आप इन 4 कंडीशंस को फॉलो करते हो, चारों कंडीशन को फॉलो करना है, किसी भी एक को नहीं, चारों को। अगर चारों को आप फॉलो करते हो, आप आईपीओ आराम से ले आओ डंके की चोट पर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी एक को फॉलो नहीं कर पाते हो तो आप किससे ला सकते हो? बुक बिल्डिंग प्रोसेस से ला सकते हो। सर नया प्रोसेस, नया टर्म आ गया सर, ये तो ऐसे कैसे कर रहे हो आप? तो देखो मैं आपको उसकी भी डेफिनेशन बता देता हूँ कि बुक बिल्डिंग ऑफर क्या कहलाता है। मैंने कहा ना आपको जितना हो सकता है ना उतना तो मैं बताऊंगा। चलो ये देखो, बुक बिल्डिंग दे रखा है। बुक बिल्डिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस अंडरटेकन टू एलिसिट द डिमांड एंड असेस द प्राइस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटम और द वैल्यू ऑफ अ कूपन ऑफ अ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स एज द केस में बी इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप क्या करते हो? डिमांड और प्राइस को डिटरमाइन करते हो कि कितनी हमारी डिमांड है और कितनी हमारी प्राइस रहेगी। किस किस के केस में? सबसे पहले कूपन्स यानी डिवेंचर्स वगैरह के, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, ठीक है। वैल्यू मतलब हमारी इक्विटी शेयर्स, या फिर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, जो कि नया आएगा टॉपिक आपके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब के केस के अंदर अगर आप क्या करते हो बच्चों? डिमांड और प्राइस को एलिसिट करते हैं, वो क्या कहलाता है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहलाता है। चलिए, तो हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस से सर आईपीओ ला सकते हैं, चलो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसके अंदर कंडीशन क्या है कि इशूअर को ना अंडरटेक करना पड़ेगा टू अलॉट एटलीस्ट 75% ऑफ नेट ऑफर टू द पब्लिक टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब सर ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या है? सर ये नेट ऑफर टू द पब्लिक क्या है? यस और नो? समझो बात को। हमारा इशूअर यानी कि कंपनी ये अंडरटेक मतलब ये लिख के दे, ये गारंटी दे कि वो एटलीस्ट 75% ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक। नेट ऑफर टू पब्लिक मतलब इतना ऑफ, आपके ऑफर का इतना पोर्शन जो सीधा पब्लिक को जाता है, वो आप किसको दे दोगे? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को अलॉट कर दोगे। यानी कि अगर आप क्या चाहते हो कि आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू आप लाओ, आपको एटलीस्ट 75% किसको देना पड़ेगा? QIB को देना पड़ेगा। सर ये QIB क्या होता है? अब ज़्यादा कुछ नहीं होता है।
अपने जो भी वेंचर कैपिटल फंड होता है, जो भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, या फिर और भी बहुत सारे लोग। आ जाओ मैं तुमको उसकी भी डेफिनेशन बता देता हूँ, बहुत ही छोटी डेफिनेशन है। तुम भी बोलोगे सर क्या डेफिनेशन बताइए, वाह। क्यों कहाँ पे आता है भाई, ये रहा नहीं, पी क्यू, ये रहा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। देखो क्या क्या लिख रखा है, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, और देखो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो ये सारे के सारे लोग क्या कहलाते हैं बच्चों, आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है, पॉज करके अच्छे से इनको पढ़ लो, और फिर ये यहाँ से इनको अच्छे से पढ़ लो। सिर्फ पढ़ना है, रटना नहीं है, सिर्फ एज अ नॉलेज रहनी चाहिए। ये सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, हमारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहलाते हैं। इनको क्या देना है हमको, एटलीस्ट 75% देना है, यस और नो। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू द पब्लिक। आप किसको दोगे, QIB को। अगर आप नहीं दे पाए QIB को, आप पूरा का पूरा रिफंड कर दोगे, सिंपल। भले कितना ही पैसा आपके पास क्यों ना आ गया हो, अगर आप QIB को 75% अलॉट नहीं कर पाते हो, यानी कोई भी आपका लेने को तैयार नहीं होता है शेयर्स, ठीक है, शेयर्स, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, यस और नो। ये हो गई आपकी बुक बिल्डिंग प्रोसेस की कंडीशन, यस और नो। चलो सी पॉइंट क्या कहता है, एन इश्यूअर मे मेक एन इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स विदाउट मेकिंग अ प्रायर public issue of its equity shares and listing, provided company has not defaulted payment of principal interest or the period of 6 month। क्या बोलता है ये, बोले आप IPO ला सकते हो। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, एक इश्यूअर अगर चाहे तो वो IPO ला सकता है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। स्वच्छ अभियान बच्चों थोड़ा सा साफ कर दिया जाए। चलो, हमने देखा कि हमारा इश्यूअर जो है वो IPO ला सकता है, किसका, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का। यानी कि ये स्टार्टिंग के अंदर तो डेट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स में, यस। तो वो क्या कर सकता है, कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का IPO ला सकता है बिना पब्लिक ऑफर लाए इक्विटी शेयर्स का, और उसको लिस्टेड कराए। मतलब आप सीधे जाके क्या ले आओ, आप कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का IPO ला सकते हो। ठीक है, कंडीशन क्या है, आपने डिफॉल्ट नहीं किया हो किसके अंदर, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यानी आपके जो डिवेंचर्स हैं, जो डेट्स हैं, उसका पिछले 6 मंथ के अंदर आपने ना तो प्रिंसिपल के रिगार्डिंग डिफॉल्ट किया हो, ना ही इंटरेस्ट के पेमेंट के रिगार्डिंग डिफॉल्ट किया हो। कितने महीने, विद इन 6 मंथ, फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, यस और नो बच्चों। सी पॉइंट क्लियर। An issuer cannot make an allotment pursuant to an public issue if the number of prospective allottees is less than 1000। तो यहाँ पे लिख लो ना 1000, ये लो। यानी कि हमारा इशू अलॉटमेंट नहीं कर सकता पब्लिक इशू में जब तक उसके पास कम से कम 1000 प्रोस्पेक्टिव अलॉटीज हों। यानी कि कम से कम 1000 शेयर होल्डर्स होने चाहिए हमारे पास, यस और नो। 1000 से अगर कम है हम पब्लिक इशू नहीं ला सकते, यस और नो। ई पॉइंट, नो इश्यूअर कैन मेक एन इनिशियल पब्लिक ऑफर इफ देयर आर एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। यानी कि आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मतलब ऑलरेडी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पड़ी है जिनको किसके अंदर कन्वर्ट होना है, इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होना है। तो अगर इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट होना है तो फिर आप इक्विटी शेयर्स इशू ही क्यों कर रहे हो, पहले आप इनको कन्वर्ट कर लो ना। लॉजिकल पॉइंट पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। हमारी कंपनी को पैसा चाहिए और हमारी कंपनी पब्लिक इशू लाना चाह रही है, यानी कि इक्विटी शेयर देना चाह रही है, यस और नो। तो हम क्या कह रहे हैं, बोले भैया आपके पास ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पड़ी हुई हैं जो किसके अंदर कन्वर्ट होंगी, इक्विटी शेयर्स के अंदर। तो भैया पहले इसको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करो ना, यस और नो। यस, और एनी अदर राइट विच वुड एंटाइटल एनी पर्सन एनी ऑप्शन टू रिसीव इक्विटी शेयर्स आफ्टर द इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी कि या तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आउटस्टैंडिंग है या फिर किसी पर्सन के पास ऐसा राइट पड़ा हुआ है जिससे उसको क्या मिलेगी, इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, उन इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट करो, सॉरी उन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करो। ठीक है,
ठीक है भाई, तो ये हमने पॉइंट्स पढ़े। कंडीशंस फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर वेरी इंपॉर्टेंट, 4 कंडीशंस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई नहीं कर पाता है तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस से चल जाएगा। कंडीशन सिर्फ 2 थी, आपको 75% एटलीस्ट 75% QIB को अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हो आपको पूरा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा भाई, इनिशियल पब्लिक ऑफर कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कर सकते हो बिना इशू के, बिना इक्विटी शेयर्स के इशू के, और ना ही उसके लिस्टिंग के, ठीक है। कब, कंडीशन क्या है, 6 महीने का आपको क्या नहीं होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट आप नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला था, कम से कम आपके अलॉटीज़ कितने होने चाहिए, 1000। और लास्ट क्या बोला है कि अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ हैं या किसी पर्सन के पास राइट है कि उसको इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, आप पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं ला सकते, ठीक है। चलिए, कितना टाइम हो गया, 45 मिनट्स हुए हैं। चलो नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं हम, आ जाओ। कंडीशन फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर। अब देखो बच्चों, आप समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को समझो। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कंडीशंस फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर, जबकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशन फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर। यानी कि IPO मतलब पहली बार, तो वो 4 कंडीशन। FPO मतलब नेक्स्ट बार, सब्सिक्वेंट टाइम्स में अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर क्या कंडीशंस हैं, ये देखो। एक कंडीशन है मात्र, अगर आपने अपना नाम चेंज किया है 1 साल पीछे, 1 साल के अंदर, तो उस 1 साल की अर्निंग का एटलीस्ट 50% आपके नए नाम से या नई एक्टिविटी से आना चाहिए। अरे ये ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं अपन, यस और नो, यस। चलिए सेकंड पॉइंट, इफ़ द इशूअर डज नॉट सेटिस्फाई द अबव कंडीशन, वही जो हमने इनिशियल पब्लिक ऑफर के अंदर ऑप्शन दिया था, वही अब हम किसके अंदर ऑप्शन दे रहे हैं, FPO के अंदर ऑप्शन दे रहे हैं। FPO के अंदर भी क्या बोल रहे हैं, बोले सर अब अगर आप ये पहली कंडीशन अगर फॉलो नहीं कर पाते हो ना, तब भी आप FPO ला सकते हो। कैसे, टडा, बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आप ला सकते हो। सिंपल, सेम टू सेम वही कंडीशन है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस से ला सकते हो। कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 75% आपको QIB को अपॉइंट करना पड़ेगा, अलॉट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हो, आपको पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन मनी रिफंड करना पड़ेगा अगर आप QIB को अलॉट नहीं कर पाते हो तो। आई होप इट्स क्लियर। चलो, प्राइसिंग इन पब्लिक इश्यूज, बच्चों तो बहुत सिंपल था यार, है ना, FPO का। अब इसको अंदर रिवीजन क्या करवाऊँ मैं। सबसे पहला रिवीजन, सबसे एक कंडीशन है कि अगर आप अपना पिछले 1 साल के अंदर अगर आप नाम चेंज करते हो अपना, तो लास्ट 1 ईयर की इनकम का एटलीस्ट 50% आपका नए नाम या नए एक्टिविटी से होना चाहिए। और अगर आप इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हो, आप फिर भी ला सकते हो FPO, कैसे, बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। हाँ, कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक किसको जाना चाहिए, QIB को। अगर QIB को आप अलॉट करने में फेल हो जाते हो तो आपको सारी की सारी सब्सक्रिप्शन मनी रिफंड करनी पड़ेगी। ये लो, हो गया आपका पॉइंट क्लियर। चलो, प्राइसिंग इन पब्लिक इशू। देखो, प्राइसिंग इन पब्लिक इशू यानी कि 2 तरह के पब्लिक इशू कर रहे हैं हम, अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। या तो हम IPO और FPO कर रहे हैं, अरे बोलो बच्चों, IPO और FPO, ठीक है। या फिर हम कैसे कर रहे हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस से कर रहे हैं, बोलो हाँ कि ना। हाँ, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो अगर आप IPO और FPO से कर रहे हो तो आप किसकी कंसल्टेशन के साथ करोगे, लीड मर्चेंट बैंकर की कंसल्टेशन के साथ आप प्राइस डिटरमाइन करोगे, ठीक है। लीड मर्चेंट बैंकर, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं हम। जो हेड होता है इसका, वो डिटरमाइन करता है कि कितनी प्राइस होगी सिक्योरिटी की। चलो, लेकिन अगर बुक बिल्डिंग प्रोसेस से अगर आप कर रहे हो तो इसके अंदर क्या होता है, वो हम इसके अंदर देखते हैं। चलो, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इशूअर जो है यानी हमारी कंपनी जो है वो प्राइस डिटरमाइन करेगी इक्विटी शेयर और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ का इन कंसल्टेशन विद द लीड मर्चेंट बैंकर, ठीक है। या फिर थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस, कैसे, बुक बिल्डिंग प्रोसेस से, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं ना कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता ही क्या है, जिसके अंदर हम क्वांटिटी और प्राइस का क्या करते हैं, आकलन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, डिटरमाइन करते हैं, यस और नो, यस। चलो ठीक है, ये किसके केस में हो गया, इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के केस में। इन केस ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स, अब चेंज कर रहे हैं अपन, ट्यून इन कर लो बच्चों। डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें अगर अपन,
तो द इशूअर यानी कि हमारी कंपनी डिटरमाइन करती है कूपन रेट, कन्वर्जन प्राइस ऑफ द कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन कंसल्टेशन विद द लीड मर्चेंट बैंकर और थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। यानी कि सेम कॉन्सेप्ट है, इधर देख लो वापस से हमारे एग्जाम्पल पे। अगर आप क्या कर रहे हो, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हो या तो आईपीओ से या फिर एफपीओ से, आप कैसे कंसल्ट करोगे, आप कैसे डिटरमाइन करोगे, लीड मर्चेंट बैंकर से। लेकिन सर इसके अंदर तो कूपन रेट दे रखी है, ये कूपन रेट क्या है? अरे बच्चों ये इंटरेस्ट रेट है। यानी कि अगर आप किसी से डिबेंचर इशू करते हो यानी पैसा लेते हो तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट दोगे नहीं दोगे? यस देंगे। जिस तरीके से इक्विटी के ऊपर हम डिविडेंड देते हैं उसी तरीके से डेब्ट के ऊपर हम क्या देते हैं बच्चों? इंटरेस्ट देते हैं, उसको कहते हैं कूपन रेट। क्या कहते हैं उसको? कूपन रेट। तो वो कौन डिटरमाइन करेगा? हमारे लीड मर्चेंट बैंकर भाई साहब। और कन्वर्जन प्राइस, सर ये कन्वर्जन प्राइस क्यों है भाई? अरे ध्यान से देखो, ये क्या है? कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कन्वर्टेबल मतलब ये जब इशू कर रहे हैं तब तो डेट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन बाद में किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? इक्विटी शेयर्स में। तो इक्विटी शेयर्स में जब इशू होंगे तो आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा ना कि कितने रुपए का एक इक्विटी शेयर है, तब उसके हिसाब से होगा। सपोज किसी पर्सन के पास 1000 रुपए का कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है, अब उस बेचारे को 1000 रुपए का एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, उसको कितने इक्विटी शेयर्स मिलेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? हमारे लीड मर्चेंट बैंकर भाई साहब। ये क्या बोलेंगे? बोले यार 10 रुपए का ना एक शेयर होना चाहिए। तो फिर अब हमारे मिस्टर शर्मा जी जिनके पास 1000 रुपए का एक डेट कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट था, अब उनके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे? 100 शेयर्स हो जाएंगे। क्यों? 10 रुपए का एक शेयर लीड मर्चेंट बैंकर ने डिसाइड किया है। यस और नो? कौन से केस में? जब हम आईपीओ ला रहे हैं या फिर एफपीओ की कंडीशन पूरी करके ला रहे हैं। अगर हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस से आ रहे हैं ना, तो फिर उसकी कूपन रेट और कन्वर्जन प्राइस भी कैसे डिसाइड होएगी? बुक बिल्डिंग प्रोसेस से डिसाइड होएगी। बच्चों आई होप इट्स क्लियर। फुर्ती से अगर रिवाइज करवाऊं तो इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और डेट इंस्ट्रूमेंट, ये सब की कूपन प्राइस कूपन रेट, कन्वर्जन प्राइस और इनकी प्राइस कौन डिटरमाइन करता है? लीड मर्चेंट बैंकर। और अदर केसेस में कैसे डिसाइड करते हैं हम? बुक बिल्डिंग प्रोसेस से डिसाइड करते हैं। यस और नो? यस। चलिए आज के लिए इतना बात बहुत है, ठीक है, और अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। देखो बच्चों, अपन ने मेजर कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं इसके, तो अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट हो तो पूछो, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।